आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, हमेशा सुनने को मिलता है कि दलितों पर वहाँ अत्याचार हो रहा है। कोई लड़का अगर घोड़ी पे चढ़ के बारात अपने जाना चाहता है तो उसे पीटा जाता है, उसे घर के दरवाजे पे पीटा जाता है। और आप फिर बात करते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। आप जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो अनुयायी हैं, जो उनके बच्चे हैं, जिस समाज को वो रिप्रेजेंट करते थे, जिस समाज के लिए उन्होंने संविधान का निर्माण किया, जिस समाज में उन्होंने सेफगार्ड करने के लिए अलग अलग प्रोविजन दिए, आज उस समाज पे अत्याचार किया जा रहा है। उन महिलाओं को सेफगार्ड करने के लिए संविधान में प्रावधान दिए गए, आज उन महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है। आप इसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश में एक नहीं कितने सारे केस हुए जहां हमारे महिला बहनों का बलात्कार किया गया, हमारी बहनों का बलात्कार किया गया, निर्वस्त्र किया गया, जला दिया गया। मणिपुर जब चलेंगे आप तो वहां देखिए किस तरह से हमारी बहनों को निर्वस्त्र किया गया, गैंग रेप किया गया। तो ये क्या हो रहा है देश में? और जब सरकार से वहां बात की जाती है तो सरकार कहती है कि ये ऐसे छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं। तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसी सरकार को। और मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को कहना चाहूंगा कि अब समय आ गया है कि आप अपने मत का प्रयोग कीजिए और ये सरकार जो आपके घर में घुस करके आग लगा रही है उसे हटाने का काम कीजिए। देश को आज जो जिस तरह से दलितों और पिछड़ों पर जो अत्याचार हुआ है, देश के आप सभी राज्यों में देखिए, कोई मोच रख रहा है तो उसके लिए उसकी हत्या कर दी जाती है। कोई दलित का लड़का अगर अपनी बारात में घोड़ी पे चढ़ के जाना चाहता है तो उसको घोड़ी से उतार करके पीटा जाता है। आज एक दलित का बच्चा अगर किसी बड़े संस्थान में पढ़ने आता है तो उसको इस तरह से रैगिंग किया जाता है, उसकी इस तरह से प्रताड़ना की जाती है जिसके कारण उसे आत्महत्या करनी पड़ती है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है IIT में बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने पिछले 3-4-5 सालों में आत्महत्याएं की हैं क्योंकि उनकी प्रताड़ना बहुत ज़्यादा हुई है। महंगाई से लोग परेशान हैं। देश में व्याप्त जो बेरोजगारी है, जो हमारा छात्र पढ़ाई कर रहा है वो देख रहा है सरकार की तरफ कि उसे नौकरी मिले, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलता है। अगर वो उसके लिए अपनी आवाज़ उठाता है, आंदोलन करता है, उसे पीटा जाता है, उसे आतंकवादी बोला जाता है, जो कि हुआ है, सब लोगों ने देखा है। महंगाई से आज देश का घर घर परेशान है। आज पहले जो जिस स्थिति में जो सैलरी क्लास है वो परेशान है, जो बिजनेस क्लास है वो परेशान है क्योंकि अलग अलग तरीके से टैक्स लगा दिया गया। जो चीज़ें टैक्स फ्री थी उन सब चीज़ों पर भी टैक्स लगा दिया गया। तो ये कहाँ जाएगा? ये भारत हमेशा से हम भगवान बुद्ध की धरती हैं, विश्व में शांति का संदेश हमेशा देते हम आए हैं, लेकिन आज भारत की तरफ देख के लोग हंसते हैं। उसका कारण ये है कि आपस में भाई भाई को यहाँ धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रहना के नाम से हमेशा जाने जाते रहे हैं। आज उस फ्रेमवर्क को तोड़ दिया गया अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए, सत्ता में फिर से वापस आने के लिए, वोट के लिए। आज उस फ्रेमवर्क को खराब कर दिया गया तो पूरा विश्व जो है पहले जो भारत की तरफ शांति के लिए दिखता था आज भारत की तरफ देख के हंस रहा है। इसका जिम्मेवार कौन है? आज की भारतीय जनता पार्टी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य पासवान जी का हम स्वागत करते हैं। जी बहुत धन्यवाद आपका। एक तरफ मोदी जी का 9 साल बेमिसाल मन रहा है और एक तरफ हमको याद है कि 2014 से पहले 14 देश प्रधानमंत्री बने। 67 सालों में पर व्यक्ति पर 42 हज़ार का कर्ज छोड़ के गए थे, लेकिन मोदी जी 9 साल में ही पर व्यक्ति पर 1 लाख का कर्ज दे दिए। 15 लाख देने का वादा किए थे लेकिन 15 लाख तो नहीं मिला, लेकिन 1 लाख का कर्ज जरूर मिल गया। क्या कहेंगे? देखिए, जब देश में जब वित्तीय जो डिसीजंस होते हैं और इस तरह के जब गलत डिसीजंस लगातार होते रहेंगे तो ये बिल्कुल ये होना ही है। अब आप नोटबंदी देखिए, नोटबंदी से भार किस पे पड़ा? एंड ऑफ द डे जनता पे भार पड़ा क्योंकि नए नोट को प्रचलन में लाना था, नए नोट की छपाई हुई। सरकार में उस सरकार को लाखों करोड़ रुपए उसमें खर्च करने पड़ते हैं, उसका वहन कौन करेगा? स्वाभाविक है जनता करेगी। तो इस तरह के बहुत सारे डिसीजंस लगातार होते रहे हैं जिसका परिणाम ये रहा है कि देश में महंगाई चरम सीमा पे आ गई, देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे आ गई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए थे देश में, वो देश में हुई, जिसका खामियाजा आज भारत की जनता भुगत रही है। पिछले 9 वर्षों में जिस तरह से देश को चलाया गया, देश के सांप्रदायिक माहौल को, सांप्रदायिक सौहार्द को जो बिगाड़ा गया, वो बिल्कुल भी क्षमा करने योग्य नहीं है। भारत हमेशा से हम भगवान बुद्ध की धरती हैं, विश्व में शांति का संदेश हमेशा देते हम आए हैं, लेकिन आज भारत की तरफ देख के लोग हंसते हैं। उसका कारण ये है कि आपस में भाई भाई को यहाँ धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रहना के नाम से हमेशा जाने जाते रहे हैं। आज उस फ्रेमवर्क को तोड़ दिया गया अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए, सत्ता में फिर से वापस आने के लिए, वोट के लिए। आज उस फ्रेमवर्क को खराब कर दिया गया तो पूरा विश्व जो है पहले जो भारत की तरफ शांति के लिए दिखता था आज भारत की तरफ देख के हंस रहा है। इसका जिम्मेवार कौन है? आज की भारतीय जनता पार्टी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये सरकार का अब जाना तय है क्योंकि महंगाई से लोग परेशान हैं। देश में व्याप्त जो बेरोजगारी है, जो हमारा छात्र पढ़ाई कर रहा है वो देख रहा है सरकार की तरफ कि उसे नौकरी मिले, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलता है। अगर वो उसके लिए अपनी आवाज़ उठाता है, आंदोलन करता है, तो उसे पीटा जाता है, उसे आतंकवादी बोला जाता है, जो कि हुआ है, सब लोगों ने देखा है। महंगाई से आज देश का घर घर परेशान है। आज पहले जो जिस स्थिति में जो सैलरी क्लास है वो परेशान है, जो बिजनेस क्लास है वो परेशान है क्योंकि अलग अलग तरीके से टैक्स लगा दिया गया। जो चीज़ें टैक्स फ्री थी उन सब चीज़ों पे भी टैक्स लगा दिया गया। तो ये कहाँ जाएगा? ये लोगों पे ही इसका लोड आएगा ना। तो ये लोड आ रहा है और आया है, इससे लोग परेशान हैं। प्लस जो देश में जो सांप्रदायिक माहौल बिगड़ा है, जो
धर्म के नाम पर जिस तरह से आपस में लोगों को लड़ाया गया है अपनी फ़ायदा के लिए, सत्ता के लिए, उससे बहुत नुकसान हुआ है देश को। आज जो जिस तरह से दलितों और पिछड़ों पर जो अत्याचार हुआ है, देश के आप सभी राज्यों में देखिए, कोई मोछ रख रहा है तो उसके लिए उसकी हत्या कर दी जाती है। कोई दलित का लड़का अगर अपनी बारात में घोड़ी पे चढ़ के जाना चाहता है तो उसको घोड़ी से उतार करके पीटा जाता है। आज एक दलित का बच्चा अगर किसी बड़े संस्थान में पढ़ने आता है तो उसको इस तरह से रैगिंग किया जाता है, उसकी इस तरह से प्रताड़ना की जाती है जिसके कारण उसे आत्महत्या करनी पड़ती है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है आईआईटी। आईआईटी में बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने पिछले 3-4-5 सालों में आत्महत्याएँ की हैं क्योंकि उनकी प्रताड़ना बहुत ज़्यादा हुई है। और आप देखिए राजस्थान में एक केस हुआ, किन किन लोगों ने मारा? यही संघ के लोगों ने और संघ समर्थित जो लोग थे उन्होंने उनको मारा। हमारे एक भाई ने मोच रखा तो उसकी हत्या कर दी गई। आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, हमेशा सुनने को मिलता है कि दलितों पर वहाँ अत्याचार हो रहा है। कोई लड़का अगर घोड़ी पे चढ़ के बारात अपने जाना चाहता है तो उसे पीटा जाता है, उससे घर के दरवाजे पे पीटा जाता है। और आप फिर बात करते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। आप जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो अनुयायी हैं, जो उनके बच्चे हैं, जिस समाज को वो रिप्रेजेंट करते थे, जिस समाज के लिए उन्होंने संविधान का निर्माण किया, जिस समाज में उन्होंने सेफ गार्ड्स करने के लिए अलग अलग प्रोविजन दिए, आज उस समाज पे अत्याचार किया जा रहा है। उन महिलाओं को सेफ गार्ड करने के लिए संविधान में प्रावधान दिए गए, आज उन महिलाओं पे अत्याचार किया जा रहा है। आप इसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश में एक नहीं कितने सारे केस हुए जहां हमारे बहनों का बलात्कार किया गया, हमारी बहनों का बलात्कार किया गया, निर्वस्त्र किया गया, जला दिया गया। मणिपुर जब चलेंगे आप तो वहां देखिए किस तरह से हमारी बहनों को निर्वस्त्र किया गया, गैंग रेप किया गया। तो ये क्या हो रहा है देश में? और जब सरकार से वहाँ बात की जाती है तो सरकार कहती है कि ये ऐसे छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं। तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसी सरकार को। और मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को कहना चाहूँगा कि आप समय आ गया है कि आप अपने मत का प्रयोग कीजिए और ये सरकार जो आपके घर में घुस करके आग लगा रही है उसे हटाने का काम कीजिए। सरकार चलाने में विपक्ष का बहुत बड़ा योगदान होता है। विपक्ष अगर स्ट्रॉन्ग से खड़े होते हैं तो सरकार ऑटोमेटिक अच्छा चलता है। क्या लगता है विपक्ष कमजोर है? इतना कुछ देश में बुरा भला हो रहा है लेकिन विपक्ष आवाज नहीं उठा पाती है। विपक्ष कमजोर कैसे है? देखिए आप विपक्ष हम लोग इतनी बुलंदी से हमारे जन नेता श्री राहुल गांधी जी आवाज़ उठा रहे हैं कि उनसे घबरा करके जब उन्होंने आवाज़ उठाया कि आप अदानी अंबानी के लिए सरकार चला रहे हैं तो घबरा करके गलत साक्ष्य प्रस्तुत करके उन्हें फंसाने का प्रयास किया गया। ये पूरा देश नहीं पूरा विश्व जानता है। और आज देखिए किस तरह से हमें पाक साफ होकर निकले हैं और आगे भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस केस से ही पूरे तरह निकलेंगे। ये किस चीज़ का परिणाम है? ये डर है कि विपक्ष इतनी मजबूती से आपके गलत चीज़ों को उजागर करने का प्रयास कर रहा है, आपके गलत चीज़ों को जनता के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। जिस तरह से आप व्यापारियों को मदद कर रहे हैं उस चीज़ को जनता को बचाने का काम कर रहा है। तो आप विपक्ष कहीं से भी कमज़ोर नहीं है, हम मजबूत हैं। और आप देखिए किस तरह से विपक्षी एकता मजबूत हुई है और हम एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। और आज अगर 28 दलों का गठबंधन हमारा एक साथ है, इसका मतलब कि 60% जनता बिहार की उस विपक्ष के साथ में है। और यही घबराहट है कि आप देखिए तरह तरह का बयान दे रहे हैं ये लोग, तरह तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये कैसे हमारे गठबंधन में फूट पड़े, लेकिन ये होने वाला नहीं है। जो राम का नाम लेते थे वो पटना बिहार के झंझारपुर में आके सीताराम सीताराम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? तो हम तो सदियों से ये कहा गया है सीताराम हमेशा से। जय श्री राम इज़ अ वॉर क्राई। ये जब युद्ध में जाते हैं लोग, जब भगवान श्री राम जब लंका पे विजय प्राप्त करने के लिए माता सीता को लाने गए तो उनकी वानर सेना क्या थी? सिर्फ हनुमान जी नहीं थे उसमें ना, वानर सेना में हर लोग थे। श्री राम का साथ किसने दिया? श्री राम का साथ दिया दलितों ने, पिछड़ों ने, आदिवासियों ने, वानरों ने, सब लोगों ने दिया। और तब उनका नाम लेकर के हम लोगों उस सेना ने लंकाधिपति पर विजय हासिल की, तब जय श्री राम कहा गया था। नहीं तो हम जब भी पूजा पाठ होता है तो हमेशा से हम सीताराम के नाम से ही जानते हैं, सीताराम के ही नाम से जानते हैं। और क्या भगवान श्री राम कभी ये सिखाते हैं कि आपस में बैर रखो? क्या ये सिखाते हैं कि आप दूसरे धर्म का अपमान करो? या कभी सिखाते हैं कि आप जातीयता के आधार पे? श्री राम ने शबरी के हाथों से बेर खाए थे, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? है कि नहीं? जूठे बेर खाए थे, इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता है। तो क्या वो सिखाते थे? क्या उन्होंने कभी भेदभाव किया कि जातीयता के आधार पे आप भेदभाव कीजिए या धर्म के आधार पे भेदभाव कीजिए? तो ये किस तरह की राजनीति है कि धर्म की आड़ में आप धर्म के लिए राजनीति कर रहे हैं, सत्ता के लिए राजनीति कर रहे हैं। धर्म को आप हथियार बना करके लोगों के बीच में जा करके सहानुभूति लेकर के सत्ता में रहने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है पूरे भारत की जनता जो है ये समझ चुकी है और अब इनका झूठ जुमला चलने वाला नहीं है। आप ही बार बार भारत बोल रहे हैं, यहाँ विवाद चल रहा है इंडिया और भारत पे। आप क्या कहते हैं कि इंडिया कि भारत? तो ये कोई विवाद का विषय नहीं है, इंडिया भारत दोनों एक है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इंडिया विच इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स।
आर्टिकल 1 है, उसी में लिखा हुआ है, तो ये कोई विवाद का मुद्दा ही नहीं है। अब कल अगर भारत इंडिया का नाम भारत और विपक्ष ने अपना नाम भारत रख लिया, तो आप क्या भारत से बदल के नाम नेपाल रख दीजिएगा कंट्री का? नहीं रख सकते हैं आप ना। तो ये सब बचपना और बेवकूफ़ी वाला हरकत है, ये होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए क्या है ना कि इन लोगों ने 9 साल में पीछे काम किया नहीं है, लोगों को भटका करके सिर्फ अपने सत्ता में बने रहने के लिए कुछ यही उलूल जुलूल हरकत करते रहे हैं। और आज भी ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने एक शिगुफा फेंका है कि लोग इस बहस में फंसे रहें, क्योंकि ये होना नहीं है। और अगर गलती से इन्होंने अगर ये इस बिल को लाया, तो ये करने में हज़ारों करोड़ का खर्च आएगा। आपका इसका बहुत एक जीता जागता उदाहरण है, स्वाज़ीलैंड का नाम बदल के इस्वातिनी किया गया था 2018 में। उसमें जो कंट्री का जो पूरा करंट ईयर का जो रिसिप्ट्स और रेवेन्यू होता है, उसका 6% खर्च होता है। वो एक पढ़ाई इसकी है, एक कंप्लीट उसका वो थीसिस है, उसका वो किया हुआ है उसमें, और वो उतना पैसा खर्च हुआ। तो अगर आप भारत का 2022-23 का 23 ट्रिलियन के आसपास कुछ था, रिसिप्ट्स था पूरा, तो अगर उसका आप लेके चलेंगे तो 14,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे यहाँ पे, और प्लस जो देश के लोग लाइन में लगेंगे वो अलग। क्योंकि आप कहाँ नाम चेंज करेंगे? आधार पे है, पैन कार्ड पे है, पासपोर्ट पे है, बैंक स्टेट रन बैंक से कितने, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, मतलब इंडिया शब्द जो है भरा हुआ है। कहाँ आप चेंज करेंगे? अपने विम्स एंड फैंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी किस हद तक जा करके देश को परेशान कर सकते हैं, इसका जीता जागता स्वरूप आज देश के सामने है। ऐसा नहीं लगता कि हम लोग पहले ही से कर्ज में डूबे हुए हैं? हर भारतीय नागरिक टैक्स गवर्नमेंट को पे करता है, लेकिन फिर भी मोदी सरकार पैसे को जहां तहां वेस्ट करके से नाम बदलने में बहुत पैसे खर्च होते हैं। तो ये कहीं से गलत है या सही? मतलब ये आपको बताया मैंने ना कि अगर ऐसा होता है तो कुछ भी नहीं होगा, तो 14,000 करोड़ चाहेंगे, 14,000 करोड़ खर्च होंगे, और वो जो पैसे खर्च होंगे वो कौन भरेगा? वो जनता पे जाएगा। फिर वो टैक्स कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो होगा। आज बताइए, पिछले 2-3 सालों से क्रूड ऑयल की प्राइस कितनी कम हो गई है। आराम से सरकार जो है पेट्रोल डीजल बहुत सस्ती बेच सकती है, लेकिन अपने साथ साथ रिलायंस कंपनी जो पेट्रोलियम बिजनेस में है, उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए इसको कम नहीं किया गया, और लगातार जनता पे बोझ दिया जा रहा है। तो इसको क्या समझेंगे आप? ये सरकार को इंटरेस्ट ही नहीं है कि जनता का फ़ायदा हो, लोग महंगाई कम हो, बेरोजगारी दूर हो। आज देखिए जितने भी PSUs थे, उसको प्राइवेटाइजेशन के नाम पे और डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पे अपने व्यापारी मित्रों को ये दे रहे हैं। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट डेफिनेटली हमने कांग्रेस पार्टी ने लाया था 1991 में, जब ग्लोबल इकॉनमी इंडिया ने अपनी इकॉनमी को खोला था पूरी दुनिया के लिए। तो जो स्टेट रन कंपनीज थी जो नुकसान में थी, उसको रिवाइव करने के लिए प्राइवेट पार्टनरशिप लाया गया था। तो बहुत सारी कंपनियों में डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, वो सही है। लेकिन आज क्या हो रहा है कि जो कंपनीज उतनी लॉसेस में नहीं है, उसको भी प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पे ये सरकार अपने मित्रों को दे रही है। और वो क्या है, PSU से नौकरियां निकलती थी, वो नौकरियां निकलनी बंद हो गई हैं और बंद रहेंगी। आरक्षण यहाँ मारा जा रहा है, हमारा है। आज देश के हमारे आरक्षित वर्ग के लोगों को समझना होगा, बहुजनों को समझना होगा कि किस तरह से आरक्षण पे ये वार कर रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी का किसी भी पार्टी की हिम्मत नहीं है कि आरक्षण को हाथ लगा दे। आरक्षण को हाथ लगा देगा तो वो जल जाएगा। अप्रत्यक्ष रूप से उस पर वार कर रहे हैं ये PSUs या सरकारी विभागों से। देखिए आप, नौकरियां निकल नहीं रही हैं, और जो निकल भी रही हैं तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे निकल रही हैं, या प्राइवेटाइज कंपनी हो गई हैं। तो वो प्राइवेटाइज कंपनियां जो हैं वो आरक्षण का लाभ उसमें नहीं देंगी, तो आरक्षण तो ऐसे ही मर गया। तो आपके माध्यम से मैं देश के बहुजनों को कहना चाहूँगा कि जागो बहुजन, अगर इनको नहीं हटाया तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपको आरक्षण का लाभ दिया था, वो उस लाभ से आपको वंचित किया जा रहा है, और आगे आरक्षण को बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाएगा। जब नौकरियां रहेंगी नहीं, नौकरियां आएंगी नहीं, तो आरक्षण रहना नहीं रहना क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। तो किस तरह से घुमा फिरा के ये प्रहार कर रहे हैं, जो RSS का जो एजेंडा रहा है कि आरक्षण को कमज़ोर करो, आरक्षण को ख़त्म करो, ये बड़ी सुनियोजित तरीके से उस पर हमला करके उसको कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। तो आज देश जान गया है, और मेरी आपके माध्यम से फिर से मैं एक बार बहुजनों, भाई और बहनों को कहना चाहूँगा कि जागो, और नहीं जागोगे तो कल आपके घर में घुस कर ये आपको घर से बाहर कर देंगे। आखिरी सवाल है, देश के प्रधानमंत्री मीडिया के सामने नहीं आते हैं, कांग्रेस विपक्ष में है, 14 चैनल पे बैन कर देती है, सरकार में आई नहीं है। जब सरकार में आ जाएगी तो कितने चैनल को बैन कराइएगा? कांग्रेस, आप देखिए, शब्दों का हेर फेर है। आप पत्रकार लोग का प्रॉब्लम यही है, आप शब्द को घुमाते हैं। कांग्रेस कौन होती है बैन करने वाली? हम उनके कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसका समर्थन इन पत्रकारों ने किया, इन चैनलों ने किया, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। आज देश के सामने आपने जो गलत मैसेज भेजा है, देश के सामने जो आपने गलत चीज़ों को लाया है और उसका समर्थन किया है, वो
क्षमा करने लायक नहीं है, तो क्यों हम आपके पास नहीं जाएंगे? हमने वो किया है, बैन करना तो सरकार के हाथ में है, सरकार बैन करेगी, हमने बैन नहीं किया है। हम उनके कार्यक्रमों में इंडिया ब्लॉक जो है वो सम्मिलित नहीं होगा, गलत के साथ हम नहीं जाएंगे, वहाँ अपनी बात नहीं रखेंगे, क्योंकि हम अपनी बात को डिफरेंट चैनल्स के माध्यम से, डिफरेंट एवेन्यूज़ के माध्यम से जनता तक पहुँचा रहे हैं, आम लोगों तक पहुँचा रहे हैं, अपने भाइयों बहनों तक पहुँचा रहे हैं, और हमें ज़रूरत नहीं है इन बिके हुए पत्रकारों की। उनके सवालों का जवाब तो देंगे ना? क्यों देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि उनका सवाल गलत होता है ना, उनका सवाल ही गलत होता है। वो सिर्फ सरकार का जो गलत चीज़ जो सरकार कर रही है, आज धर्म के नाम पे जो राजनीति करने का प्रयास कर रही है देश में, छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर जो देश में राजनीति करने का प्रयास कर रही है, उसको समर्थन कर रहे हैं वो, और उससे ही रिलेटेड बातें करते हैं। जब देश में वहाँ जब बेरोजगारी की बात होती है तो आप चले जाते हैं पंडित नेहरू पे, आप जब देश में महंगाई की बात आती है तो आप कहीं और चले जाते हैं। तो ये क्या मतलब है? आप गलत कर रहे हैं और गलत का समर्थन किए जा रहे हैं, तो हम उस समर्थन में, हमारा कोई भी समर्थन नहीं होगा। हमने बैन नहीं किया है, हम उनके कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य पासवान जी थे। आज मोदी जी का जन्मदिन है, तो उनके 9 साल को बहुत बढ़िया से गिनाए हैं। तो आपको मैं ही छोड़ जाता हूँ, आप देख रहे हैं दस्तक बिहार। धन्यवाद।